26 नवंबर 1930 को कनाडा के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला बगैर निशानात छोड़े गायब हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील हैदर और आप देख रहे हैं प्रो अदील। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एनजीक्यूनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो ट्राइब रहता था। इसमें तकरीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं लाखों स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ चंद हज़ार लोग रहते थे और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजीक्यूनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में रहने वाले दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है, जिनका शिकार करने के लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोली बाइल नामी शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इतना मसरूफ़ हो गया कि उसे पता ही न चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में मंसूबा था कि वो पहले की तरह एस्किमो कबीले में पनाह ले लेगा। इस कबीले के लोग मेहमान नवाजी के लिए बड़े मशहूर थे, लिहाजा जोली बाल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था, ना ही कोई आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि वो पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ अब नॉर्मल था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती थी जो बस्ती वालों ने पाल रखे थे, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सुनाटा था। ये सब महसूस करते हुए शिकारी ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि गांव वाले सो रहे हैं या कहीं चले गए हैं। वो दूर से ही बस्ती के खैमे देख रहा था और खैमों से उठता हुआ धुआं भी देख रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर उसे किसी बशर की आवाज़ सुनाई ना दी। आखिरकार जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो वो देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है न कोई जानवर। पर जोली बाइल के लिए ये हैरानी की बात थी कि कुछ घरों में धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे इन घरों में कोई मौजूद है। वो चलते चलते एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ना था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा या अनदेखा करके चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जोई को परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हों के ऊपर थे, लेकिन उनमें मौजूद खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा था, लेकिन वो खाना न खा सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। जूही ने बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाले हुए थे वो रस्सी से बंधे हुए थे और मार चुके थे, लेकिन उनके सामने खाना मौजूद था। एक जगह पर एक कब्र खुदी हुई उसे दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था उसे खुदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। उसे देखते ही जूही की परेशानी में और इजाफा हो गया। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा गया था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते तो अपने साथ कुत्ते लाजमी लेकर जाते, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। ऐसी अनहोनी हुई है इन लोगों के साथ जो यहाँ से जाने पर इतने मजबूर हो गए कि वो अपने कुत्ते, अपने कपड़े और अपना खाना छोड़कर भाग गए और जलती हुई आग भी न बुझा सके। यूं ये सब बर्दाश्त न कर सका, जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से रब्ता किया और आंखों देखा सारा अहवाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोए ने जो कुछ उनको बयान किया था वो सब साबित हो चुका था। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून मौजूद होता। अगर खून ना होता तो मार धाड़ से तो सामान भी बिखरा पड़ा होता। पुलिस फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर देती है। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जूही ने भी नोटिस नहीं की। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी,
لیکن اس برف پر کسی کے بھی نشانات موجود نہیں تھے، ماں سوائے صرف ایک شخص کے جو خود جوئی تھا۔ یعنی اس بستی میں جوئی کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور یہاں سے کوئی گیا نہیں، تو وہ سارے لوگ بغیر نشانات کے کہاں غائب ہو گئے۔ لیک کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین کے اوپر کھڑی تھی، کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پار کر دیا جاتا تھا۔ اگر بستی والے لیک میں تیر کر گئے ہوتے یا انہیں کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہے تو لیک کے اوپر کہیں برف بکھری ہوئی یا ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ پولیس کی سرچ کے مطابق جولی بائل کے آنے سے 8 دن پہلے ہی بستی والے غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑی کے جل جانے کے بعد بھی نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیروں سوال تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ آخر کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد پولیس نے اس کیس پہ انسولوڈ کا ٹھپا لگا دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس واقعے کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں بعد سن 1984 میں روگر بور اور نیگل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز کے ساتھ جوڑنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا جب وہ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے اینجیکیونی لیک کے پاس گئے، انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جھیل کے اوپر انہوں نے اڑتے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپس مختلف تھی، اور وہ اسی بستی کے اوپر اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس کہانی کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو ٹرائب کے غائب ہونے کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ آخر ایسکیمو قبیلے کے لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی جو بغیر نشانات چھوڑے یہاں سے غائب ہو گئے؟ یہ واقعہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔